लाल किताब, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है आचार्य अनिल चैतन्य जी। चैतन्य जी, आपको स्वागत। नमस्कार नमस्कार। चैतन्य जी, बहुत सुना है ये लाल किताब के बारे में। तो क्या है ये सही में, ज्योतिष के इसमें और रिलेशन क्या है, एक बार समझा सकते हैं मुझे? हाँ श्योर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जी इस विषय पर आपने जानकारी लेने की जो उत्सुकता दिखाई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह अवेयरनेस है। तो मैं जरूर बताऊंगा कि लाल किताब क्या होती है। देखिए, ज्योतिष एक विशाल वृक्ष है और उस ज्योतिष की अनेकों शाखाएं हैं, जिसमें वैदिक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, लाल किताब एक ज्योतिष पत्ती है, एक केपी पत्ती है। तो ये एक अलग जी अलग इस तरह से एक वैदिक ज्योतिष का ही एक अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जो अलग अलग तरह का ज्योतिष है। और वास्तु भी अगर हम बात करें तो ऑकल्ट साइंस का ही पार्ट है। तो एक शाखा है लाल किताब ज्योतिष। जी बेसिकली जैसे वैदिक ज्योतिष के अंदर में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, राशि होती है, नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो उसके अंदर में गणना थोड़ा सा सूक्ष्म होती है और काफी सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, जिसको एक व्यक्ति जो है आमतौर पे कंठस्थ नहीं कर पाता है या याद नहीं रख सकता है, उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन लाल किताब एक ऐसी सरल पत्ती है कि जिसके अंदर में सिर्फ हमारे को सिर्फ कुंडली का ही खाका चाहिए। ना हमें उसमें राशि देखते हैं, ना उसके अंदर में हम कोई नक्षत्र देखते हैं। सीधी सीधी बात करती है लाल किताब कि इस घर में ये प्लेनेट बैठा है तो इसका ये प्रभाव होगा और जी इसका सोल्यूशन होगा। अब लाल जी किताब बेसिकली आई कब से, किसने लिखी, थोड़ा वो परिचय भी देना जरूरी है। पंजाब से एक रिटायर्ड फौजी थे पंडित रूपचंद जोशी जी, जिनकी जी पोस्टिंग जो है हिमाचल और इधर इस इलाकों में उनकी पोस्टिंग रहती थी, और वो अकाउंटेंट थे फौज के। तो उन्होंने ये जो पुस्तक है, पहली पुस्तक सन 1939 यानी कि 1939 के अंदर में उन्होंने पहली पुस्तक ये लिखी, जो कि बताते हैं कि उनको जो रूहें होती हैं ना, आत्माएं, जी उन्होंने जी उनको ये लिखवाया, उनको रोककर हम्म, उनका मार्गदर्शन किया और उनको जो है प्रेरित किया कि हम बोलेंगे आप लिखें। और लाल किताब एक जुमलों की भाषा में जो है किताब लिखी गई, एक दोहों की शेप में लिखी गई और उर्दू में आई। तो वो उसका जी पहला एडिशन था। फिर उसके बाद सेकंड एडिशन 1940 में आया, फिर उसके 42 में, फिर लास्ट एडिशन जो है 52 में आया। टोटल 4 या 5 जो है एडिशन आए थे। और हम्म, जो लास्ट वाली बुक है उसके अंदर में मैक्सिमम आ गया था, और उसी के आधार पर ही सारी रेमेडीज, कौन सा प्लेनेट क्या है, किस घर में बैठ के क्या वो नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है, तो उसको कैसे हम ठीक करें। तो इस पद्धति का नाम एक लाल किताब, क्योंकि वो रेड कलर की बुक थी, इसीलिए इसका नाम लाल किताब ज्योतिष पत्ती रखा गया। और जी इसके अंदर में बहुत ठीक रेमेडीज होती हैं जो कि स्टीरॉइड्स की तरह काम करती हैं, ओवर द डेज में बहुत शीघ्र जो है रिजल्ट देती हैं। जबकि किसी और, अगर हम अकल्ट साइंस की बात करें, किसी पद्धति की बात करें, तो उसके अंदर में आप देखेंगे तो उसके अंदर में जैसे वैदिक ज्योतिष है तो उसके अंदर में मंत्र, पूजा, यंत्र, दान, ये व्यवस्था की गई है। अब किसी का मान लीजिए कोई प्लेनेट खराब है, उस केस में उसको हम्म, बोला जाता है कि आपने इतने हजार मंत्रों का आपने जाप कराना है। खुद से तो कर नहीं पाता, तो वो फिर किसी की सहायता लेकर करता है, जो कि थोड़ा सा उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। लाल किताब के जी अंदर में जो रेमेडीज हम देते हैं वो व्यक्ति खुद से कर सकता है और बहुत कम पैसों में कर सकता है। भाई जैसे किसी चीज को हम्म, दबाना है या बहा दिया या उसको दान दे दिया, बहुत सरल और आसानी से व्यक्ति जो है खुद से उसको कर लेता है। और लाल जी किताब जीवन जीने की कला सिखाती है। क्या सिखाती है? जीवन जीने की कला, कि कैसे लाइफ को जीना है, हमें कैसा आचरण करना है। हमारी कुंडली के अंदर में ये अगर प्लेनेट यहां बैठा है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। लोग कुछ भी दान दे देते हैं, लेकिन अगर कुंडली के अंदर में लाल किताब कहती है कि यदि आपका कोई प्लेनेट उच्च का है तो आपने उसका दान नहीं करना, और यदि आपका कोई प्लेनेट नीच का बैठा है तो उसका दान नहीं लेना। और इलाज से परहेज अच्छा, लाल किताब क्या बोलती है? इलाज से परहेज अच्छा, फिर दवाइयों से अच्छा यदि आप जो है परहेज कर लें। जैसे किसी को डायबिटीज हो गई
अब उसको दवाई खाना मजबूरी है। लेकिन यदि वो मीठा खाना छोड़ दे, अपनी डाइट को कंट्रोल कर ले, तो उसको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, उसको परहेज से उसका काम चल जाएगा। तो लाल किताब ये विद्या है जो कहती है कि सीधा सरल तरीके से जो है आप अगर कर लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। जी जी। तो ये सारे जो ज्योतिष है लाल किताब मानते हैं? देखिए, लाल किताब के प्रैक्टिशनर अलग हैं, हर विद्या के प्रैक्टिशनर अलग अलग होते हैं। किसी ने वैदिक के अंदर में जो है प्रैक्टिस अपना वो एक्सपर्टाइज ले लिया, किसी ने अंग ज्योतिष में ले लिया, किसी ने लाल किताब में ले लिया। अब जो लाल किताब है वो पंजाब से चली थी, लेकिन अब वो पूरे देश से फैलती हुई अब विदेशों तक चली गई है। अब इसको लोग विदेशों में भी अनुसरण करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी, आने वाले कुछ सालों के अंदर में लोग सिर्फ लाल किताब को ही करेंगे। इतना ज्यादा इसका चलन हो गया, इतना ज्यादा इसका इफेक्ट हो गया। जी मैंने ये भी सुना है कि लाल किताब जो है सिर्फ इंडिया के नॉर्थ साइड में ही फॉलो करता है और साउथ मैंने की वही तरफ बताया, थोड़ा कम फॉलो करता है। मैंने वही बताया कि लाल किताब चली नॉर्थ से है, लेकिन अब उसकी पहुंच साउथ में भी हो गई है, हो रही है, और आपके विदेशों में भी हो रही है। लोग दुबई तक में कर रहे हैं इसको। अच्छा जी जी। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर में राहु 9th हाउस में है। 9th हाउस जो है भाग्य भाव का जो है घर होता है, भाग्य का स्थान होता है। यदि वहां पर राहु है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? अगर हम वैदिक सिस्टम में देखें तो वहां पे क्या करते हैं कि वो राहु किस राशि का बैठा है। मान लीजिए वहां पर मिथुन का बैठा है, जो कि एक उच्च का है। लेकिन अब उच्च का प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठा है, वैदिक तो कहेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन लाल किताब में ये चीज बोली गई है कि राशि नहीं लेनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहु वहां पर जो है 9th हाउस में माना जाएगा, तो 9th राशि में माना जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि राहु नीच का प्रभाव देगा, या राहु जो है वहां पर ऑब्स्टेकल्स देगा लाइफ के अंदर में, आपके भाग्य में ऑब्स्टेकल्स देगा। तो वो देगा, वो भले ही फिर उच्च का हो या कैसा भी बैठा हो, उसका जो वहां पे नेचर होगा वो उसका ऑब्स्टेकल्स वाला ही होगा। तो लाल किताब सीधी बात करती है। अब व्यक्ति सोचे कि मेरा तो राहु बड़ा अच्छा है, मुझे तो नुकसान नहीं देगा, लेकिन उसको परेशानी आ रही होती है, उसके हर काम में बाधा आ रही होती है, हर काम उसका जो है स्टक हो रहा है, हर काम में उसको अड़चन आ रही होती है। तो ये चीज होती है। और लाल किताब सीधी सीधी बात करती है कि राहु की आयु, जो भी उसकी आयु है, मान लो 42 साल है, तो 42 साल तक आपका भाग्य बाधित रहेगा जब तक उसका इलाज ना किया जाए। जी। तो ये थोड़ा सिस्टम ऐसा है। हाउस ऑफ ऑक्यूपेंट पे बात करती है। एक एक ग्रह के बारे में उस डिटेल ही दिया गया है। यस, 12 जो घर हैं, 12 घरों के अंदर में जो हाउसेज हैं, उसके अंदर में 9 प्लैनेट्स का इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि अलग अलग घर में कौन सा प्लैनेट कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या जो है उसका वहां पर रिजल्ट होगा, और उसकी क्या रेमेडी होगी। ठीक है, राशि नक्षत्र को कंसीडर नहीं किया गया। कुछ लाल किताब के अपने नियम हैं, अपने सरल नियम हैं, क्योंकि वैदिक में बहुत सारे नियम हैं। जैसे वैदिक के अंदर में योग आते हैं बहुत सारे, पाप कत्री योग, केमुद्रुम योग, इस तरह के बहुत सारे योग आते हैं, जो एक मतलब अगर मैं बात करूं तो हजारों योग हैं। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को या एस्ट्रोलॉजर को याद करने में बहुत रहता है, और इतनी इंटरप्रिटेशन कर भी नहीं सकते आप, ये योग वो योग, ये ऐसे वैसे, बहुत सी सारी चीजें होती हैं। तो लाल किताब सीधी बात करती है कि भैया ये मकान का मालिक कोई और है, और इसमें इस प्लैनेट ने आके वो घर किराए पे ले रखा है, तो अभी वो जो किराएदार है वही मकान मालिक है। ठीक तो उसको कैसे उसको बिहेव करना चाहिए, उसको कैसे ठीक करना है, बस सीधी सी बात है। तो लाल किताब क्या बोलती है? हाउस ऑफ ऑक्यूपेंट, किस प्लैनेट ने किस भाव को स्थान लिया हुआ, किस भाव को वो बैठा हुआ है, उसका इलाज कर दो, बात खत्म। जी, मैं बस यही शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि लाल किताब जो बेसिकली जो लाल किताब की रेमेडीज हैं, जो व्यक्ति भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़ी रेमेडीज जो मंत्रोच्चार की हैं या कुछ भी इस तरह की जो रेमेडीज हैं, कोई रतन नहीं धारण कर सकते, तो वो लाल किताब की रेमेडीज से अपने आप करके उसका सोल्यूशन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये कौन सा रत्न पहनना है वो भी लिखा हुआ है इसके अंदर? नहीं, लाल किताब तो बिना रतन के काम कर देती है। मैंने वही बोला कि वैदिक के अंदर में रतन होते हैं, लेकिन लाल किताब में कई जगह रत्नों का वर्णन है, लेकिन आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी सब्स्टिट्यूट रेमेडीज दी गई हैं कि आप ये कर लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इसी में चलते चलते।
कि लाल किताब क्या बोलती है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, ओके, और 9 ही प्लैनेट्स के 9 रिश्ते हैं सीधे सीधे। कोई भी प्लैनेट आपका यदि खराब हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपका वो रिश्ता खराब हो रहा होगा, तो सीधा सीधा वो रिश्ते को आप ठीक कर लें, ठीक है, तो आपका प्लैनेट अपने आप ठीक काम करना शुरू कर देगा। जैसे सूर्य पिता का कारक है, अगर आपके सूर्य खराब हो रहा है तो आप पिता का मान सम्मान, पिता का आदर, पिता की सेवा करना शुरू कर दें। चंद्रमा माता की कारक है, अगर माता के साथ दिक्कत है या माता को कोई परेशानी आ रही है, चंद्र से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माता की सेवा करना शुरू कर दें। इसी तरह से सारे 9 के 9 रिश्ते हैं, सबका कोई ना कोई प्लैनेट है, और उसको ठीक करने के लिए आप उस रिश्ते को जो है महत्व देना शुरू कर दें, तो आपकी अपने आप ही जो है सोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी, आपने अच्छी तरफ लाल किताब के बारे में बता दिए।